गुड इवनिंग एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। की हाल चाल सारे आंदे। चलिए सर, आज की वोकैबुलरी सेशन थोड़ा सा बच्चों के लिए लगा दीजिएगा। दोस्तों, आज के आपके सामने कुछ वोकैबुलरी आइटम्स हैं, जरा ध्यान से देखें, सुने, समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हमारे सामने एक शब्द आया जिसको हम पढ़ेंगे ग्लीन। पढ़कर सुनाएं बच्चों। ग्लीन, ग्लीन की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ हुआ कलेक्ट, जब आप इकट्ठा करते हैं किसी चीज को। नंबर 2 पर हमारे सामने शब्द आया जिसे हम कहते हैं ग्लट। ग्लट शब्द से ही बड़ा है ग्लटन। आप लोगों ने सुना होगा ग्लटन। ग्लटन उस इंसान को कहते हैं जो बहुत ज्यादा खाता है, जिसका खाने का शौक होता है और वो खाने के शौक को पूरा करते करते खाता ही रहता है। ग्लट का अर्थ हुआ ओवर सप्लाई या फिर ग्लट मीन्स ओवरलोड द स्टमक विद फूड। स्टमक, डोंट रीड इट स्टोमक, गलत है, इट इज कॉल्ड स्टमक। नंबर 3 पर लिखा है बर्निश। बोले जरा मेरे साथ, बर्निश। बर्निश की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ हुआ पॉलिश बाय रबिंग। जैसे आपने देखा होगा, आप कोई गोल्ड की चीज खरीदते हैं या सिल्वर, चांदी की कोई चीज खरीदते हैं तो उसके ऊपर चमक उसको बार बार रब करने से होती है, ठीक है ना जी, उसी को हम कहते हैं बर्निश। नंबर 4 हमारे सामने शब्द आता है क्वेर। क्वेर का अर्थ अगर हम कहें तो एडेर। एडेर का मतलब होता है पालन करना। इसका अर्थ हुआ पालन करना। जब हम अगली बात की कोशिश करें तो क्वेफर। क्वेफर का अर्थ हुआ स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग हेयर। जुल्फों को संवारने का एक तरीका होता है। कई सारे लोग अपनी जुल्फों के ऊपर पूरा ध्यान लगाते हैं। ला 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 ला। से हमारे दीपक जी दूसरी शादी के बाद भी जुल्फों को सुधारना नहीं छोड़ते हैं। अगले शब्द पर अगर हम काम करें तो अगला शब्द आता है इनऑर्डिनेट। एक प्यारा शब्द है इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ सामने आया बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट, एक लिमिट से परे। एक्सपंज काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। एक्सपंज का अर्थ हुआ जब आप किसी चीज को रिमूव करते हैं जब आप किसी चीज को रिमूव करते हैं, हटाते हैं। एक अगला शब्द हमारे सामने आया जिसे हम कहते हैं एक्सपरगेट। एक्सपरगेट की अगर हम बात करते हैं सेंसर टू क्लींस टू प्यूरिफाई। परगेट शब्द जो बना है, परगेट शब्द एक मेडिकल टर्म है। परगेट शब्द एक मेडिकल टर्म है जिसका अर्थ होता है पेट को साफ करने का एक प्रोसेस, या पेट को साफ करने के लिए कोई दवाई जो दी जाती है, ठीक है, कोई भी दवाई ऐसी जो कब्ज को हटाने या पेट को साफ करने के लिए दी जाती है। एक अगला शब्द आता है प्रोजाइक। प्रोजाइक अगर हम कहें तो प्रोज शब्द से बना है, और प्रोज का मतलब हुआ लिटरेचर का एक ऐसा हिस्सा जिसमें कहानी, नॉवल लिखी जाती हैं। बेसिकली कहानी या नॉवल पढ़ना थोड़ा इंटरेस्टिंग कम लगता है, इसीलिए लोग इसे अनइंटरेस्टिंग भी कहते हैं। नंबर 10 पर आता है प्रोस्क्राइब, जिसका अर्थ होता है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का अर्थ हुआ जब आप किसी चीज की मान्यता को रद्द करते हैं कानूनन तौर पर। जरा इन 5 शब्दों को ध्यान से पढ़ें, फिर अगले 5 शब्द आपके सामने हाजिर होंगे। अगली बातों को उस तरह लेकर चलने की कोशिश करेंगे। अगले 5 शब्द पेश किए जाएं जनाब। इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल एक बहुत प्यारा शब्द है जिसके अर्थ को अगर हम देखें, समझें, तो जिसे हम कहते हैं स्टबर्न। स्टबर्न हम कहते हैं उस इंसान को जो जिद्दी होता है, या फिर जो किसी के सामने नतमस्तक नहीं होता, जो किसी के सामने झुकता नहीं है, उसी को हम कहते हैं स्टबर्न।
इंडोमिटेबल। नंबर 12 पर हमारे सामने शब्द आया इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का अर्थ होता है एक्टिव, मेहनती, लिबोरियस, जो इंसान बहुत मेहनत करता है। जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, इंडस्ट्रियस कहलाते हैं, मेहनती। 13th वर्ड हमारे सामने आया जिसे हम कहते हैं इनएप्ट। इनएप्ट की अगर हम बात करें तो इनएप्ट का अर्थ हुआ एब्सर्ड, भद्दा, भद्दा जिसका सुटेबल नहीं होता जिक्र, ठीक है जी, इनएप्ट कहलाता है। 14th वर्ड वी हैव इंडोलेंट। इंडोलेंट का अर्थ हम कहते हैं आलसी, जो इंसान पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करना चाहता, उस इंसान को हम कहते हैं इंडोलेंट। नंबर 14 पर आता है हमारा 15 पर आता है एक शब्द हरक्यूलियन। इसी से बना है हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन का अर्थ हुआ, हरक्यूलियस नाम का बेसिकली कैरेक्टर था जो बहुत हिम्मत वाला था, बहुत ताकतवर था, तो हरक्यूलियन हम उसी से निकालकर शब्द लाते हैं। हरक्यूलियन का मतलब हुआ जिसके अंदर बहुत मेहनत की जरूरत है, जिसके अंदर बहुत प्रयास करने की जरूरत है। अगले 5 शब्द आपके सामने हाजिर हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इनक्लीमेंट, काफी देखो ये जो शब्द हैं ये नॉर्मल पेपर से नहीं है, बहुत खूबसूरत लेवल के वर्ड्स हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, प्लीज इनका ध्यान रखेंगे। इनक्लीमेंट का अर्थ हुआ सीवियर, कठोर, जैसे आप कोल्ड भी कह सकते हैं, स्टॉर्मी भी कह सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इनकॉन्ग्रुअस, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका अर्थ होता है इम्प्रॉपर या अनसुटेबल। इनकॉन्ग्रुअस का अर्थ हुआ इम्प्रॉपर या फिर अगर हम कहें तो अनसुटेबल, ये सुटेबल नहीं होते। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव 18th इनकॉन्सिक्वेंशियल। जिस शब्द के साथ इन हम जोड़ देते हैं उसके लिए मीनिंग हमेशा नेगेटिव ही निकलता है। तो इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब समझ में आता है ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब हिंदी में अगर समझें तो तुच्छ। तुच्छ का मतलब समझ आता है जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो, जिसका कोई महत्व नहीं हो, उसी को हम कहते हैं तुच्छ। एक अगला शब्द हमारे सामने आता है रेप्लीट। रेप्लीट का अर्थ हुआ फुल्ली फिल्ड, जो पूरी तरीके से फिल्ड है उसी को हम कहते हैं रेप्लीट। अगली बातचीत को हम लोग समझने का काम करते हैं शैरलेटन। शैरलेटन को अगर आप याद करें तो शैरलेटन को बिगड़े रूप से पढ़ा जा सकता है और शैरलेटन का अर्थ सामने आता है चार लातें। चार लातें किसे लगती हैं भाई? जो इंसान नकली है, झूठा है, फरेबी है, ठीक है जी। जो इंसान नकली है, झूठा है, फरेबी है, उसी को हम कहते हैं शैरलेटन, ठीक है। चार लातें। अगले 5 शब्द पेश किए जाएं सर फटाफट से जी। शाइड, शाइड बोलते हैं इसे हम, चाइड भी कभी कभी लोग बोलते हैं। इसका अर्थ होता है जब आप किसी को डांटते हैं, स्कोल्ड, रिब्यूक, जब आप किसी को डांटते हैं, बुरी तरीके से फटकारते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला शब्द आता है डेस्क्री, ठीक है जी। डेस्क्री की अगर हम बात करें तो मीन्स परसीव, टू डिटेक्ट, सोचना, आकलन करना, किसी चीज की वजह को तलाशना, वजह को ठीक करने की कोशिश करना। डेस्क्राई या डेस्क्री भी बोल देते हैं। परसीव, परसीव का अर्थ होता है चिंतन करना, मनन करना, ठीक है जी। 13 पर आता है शब्द हमारा डिसर्न। डिसर्न का अर्थ होता है टू जज, यानी कि वही जज करने का मतलब न्याय करना। अगली बात आती है 24th पर डिस्क्रेट, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिस्क्रेट का अर्थ हुआ टू डिप्राइव ऑफ सेक्रेड कैरेक्टर, किसी इंसान का अपवित्र चरित्र। कई सारे लोग हैं जो धर्म उपदेश देते रहे हैं और उनके काम बड़े बुरे रहे हैं, और आप लोग जानते हैं ऐसे कई सारे बाबा लोग हैं जिनको आप डेस्क्रेट कहते हैं। आखिरी शब्द इसी का ऑपोजिट है कॉन्सिक्रेट। कॉन्सिक्रेट का अर्थ हुआ पवित्र बनाना। कॉन्सिक्रेट का अर्थ हुआ पवित्र बनाना। पहले इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए मित्रों, कहानी आगे लेकर चलते हैं, काफी खूबसूरत होगा अब हमारा सफर। हमारे सामने लिखे हुए इन सभी के सभी शब्दों के बाद हम कहानी को थोड़ा आगे लेकर चलने की कोशिश करते हैं, और कहानी हमारे सामने आ रही है पिछली क्लास में भी मैंने आप लोगों को एक बहुत खूबसूरत सी बात कही थी।
पिछली क्लास में भी आप लोगों को एक बहुत खूबसूरत सी बात कही थी, इसे बार बार कह रहा हूं, प्लीज आप अपने कमेंट से बचने की कोशिश करें, वरना पढ़ने पढ़ाने का यह सिलसिला आपके लिए काफी दिक्कत करेगा। आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंटबाजी से बचें, ठीक है जी, कृपया सामने ध्यान रखें। दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों का जो जिक्र था वो जिक्र शुरू हुआ था प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, और प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी और नाम दिया हमने रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। एक ऐसा एक्शन जो कि अभी अभी कंप्लीट हुआ है, एक ऐसा एक्शन जो कि अभी अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है जी। अगर हम लोगों को एक ऐसा एक्शन कभी कभी कंप्लीट, अभी अभी जो कंप्लीट हुआ है, तो अभी अभी कंप्लीट होने का अर्थ ये समझ आया जिसका असर देखा या महसूस किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। अब इन्हीं लिखे हुए सेंटेंसेस को लेकर, जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं, ही पेड द ड्यूज रिसेंटली, मैंने एक सवाल आपके सामने लिखा, ही पेड द ड्यूज रिसेंटली, तो आप लोगों ने तुरंत इस चीज को देखने का काम किया कि सर रिसेंटली अगर लिखा है तो रिसेंटली की वजह से तो ये एक्शन अभी अभी हुआ है, और अगर ये एक्शन अभी अभी हुआ है तो इसके लिए टेंस भी होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है बच्चों। चलिए अब मैं आपके सामने एक छोटी सी कंफ्यूजन क्रिएट करूंगा, उसके बाद ये सिलसिला काफी अच्छा तरीके से समझ आएगा। मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, कृपया ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। मैंने आपके सामने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, इन पांचों के पांचों सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। अब इन लिखे हुए सेंटेंसेस पर अगर हम थोड़ा ध्यान दें, इन लिखे हुए सेंटेंसेस पर अगर हम थोड़ा ध्यान दें, तो इन सभी के सभी सेंटेंसेस को जितना मैं अंडरलाइन करूंगा उतना बड़े ध्यान से आप पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है बच्चों। प्लीज थोड़ा ध्यान से देखने और समझने का प्रयास करें। मैं अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को यहां से लेकर यहां तक पढ़ता हूं, तो ये लिखा है राहुल हैज क्वालिफाइड द एग्जाम, इसका मतलब ये जो लिखा सेंटेंस है बेसिकली ये लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट होने के नाते ये एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ है। जब अभी अभी एक्शन कंप्लीट है, जब अभी अभी ये एक्शन कंप्लीट हुआ है, तो अभी अभी कंप्लीट होने की बातचीत तो ठीक है, लेकिन आगे अगर हम लिखा हुआ देखने का काम करें, लिखा है इन 2015, लिखा है हमारे सामने इन 2015। हमारे सामने लिखा हुआ यहाँ पर इन 2015, तो सर ये 2015 में हुआ ये एक्शन है, तो अभी अभी कैसे क्वालिफाई हुआ, चीज़ों में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। अब इस कॉन्ट्राडिक्शन को अगर हम ठीक से समझने का प्रयास करें, तो भैया पास्ट इंडेफिनिट का जिक्र इन्हीं चीज़ों के लिए आता है जब आपके सामने लिखी हुई बातचीत में पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बताया जाए, जब आपके सामने पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बताया जाए। अब पास्ट का स्पेसिफिक टाइम कई तरीके से आप बता सकते हैं, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम कई तरीके से आप बता सकते हैं। पास्ट का कोई भी डे, डेट, ईयर, मंथ, आप अगर कहना चाहें यस्टरडे, ठीक है जी। यस्टरडे की अगर कुछ और भी हम शब्द बनाने की कोशिश करें, जैसे मैंने कहा लास्ट नाइट, मैंने आपके सामने कहा लास्ट वीक, ठीक है भाई। तो अगर हम कहना चाहें यस्टरडे की जगह दिनों को गिनकर या वर्ष को, महीनों को गिनकर भी हम लिख सकते हैं छोटा सा शब्द अगो,
ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ 10 डेज अगो, मैं कहूँ 3 वीक्स अगो, कोई भी शब्द ऐसा हो सकता है। तो पास्ट का अगर स्पेसिफिक टाइम दिया गया है तो उसे हम बताते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और इसी की वजह से यहाँ पर हैज क्वालिफाइड कहना ठीक नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड कहना ठीक होगा। सेंटेंस नंबर 2 को मैं जितना अंडरलाइन करूं जरा ध्यान से उतने को ही पढ़कर देखें। शी हैज सेलिब्रेटेड द एनिवर्सरी, इसका मतलब उस इंसान के, इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर देखें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है, इसका मतलब एक्शन अभी अभी हुआ है, इसका मतलब उस इंसान ने बर्थडे या एनिवर्सरी अभी अभी सेलिब्रेट की है। लेकिन अगर आगे हम ध्यान से देखें तो हमारे सामने लिखा है 23 अक्टूबर, ये तो पास्ट की एक स्पेसिफिक डेट है। अब अगर ये पास्ट की एक स्पेसिफिक डेट है तो पास्ट स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का जिक्र काफ़ी है, यानी कि इस हैज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेटेड लिख देना काफ़ी होगा। ठीक है बच्चों। एक अगली बात अगर मैं देखना चाहूँ, लिखा है राज हैज़ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, इसका मतलब राज ने अगर कंप्लीट किया है प्रोजेक्ट। सर इसे टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो अभी अभी हुआ है, लेकिन अगर आगे ध्यान से हम लिखा हुआ देखें तो सामने बात आई 3 डेज अगो। बात अगर 3 दिन पहले की है बात अगर 3 दिन पहले की है तो ये पास्ट स्पेसिफिक टाइम हुआ। और मेरे प्यारे दोस्तों, पास्ट स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट की ज़रूरत है। बात आगे लेकर चलते हैं। सवाल देखो कितने प्यारे सवाल हैं। मैंने कहा आई हैव सीन हिम, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, आपने उस इंसान को अभी अभी देखा है। कब देखा है? अभी अभी देखा। अगर आपने उस इंसान को अभी अभी देखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई नई बात नहीं। लेकिन जैसे ही यहाँ लिखा हुआ नजर आया येस्टरडे, तो सर येस्टरडे का मतलब कल का दिन, और कल का दिन अपने आप में स्पेसिफिक रहा, इसलिए हैव और सीन को हटाकर आपने यूज किया पास्ट इंडेफिनिट सॉ। क्लियर है। एक अगला सवाल मेरे सामने आता है, गांधी हैज लॉन्च्ड द सत्याग्रह। आप अगर इस बात को ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा है हमारे सामने प्रेजेंट परफेक्ट, इसका मतलब गांधी ने, ठीक है जी, गांधी ने अभी अभी सत्याग्रह लॉन्च किया है। इसका मतलब क्या हुआ? अरे सर आप कहोगे गांधी ने सत्याग्रह लॉन्च किया था, एक मूवमेंट था और उसे लॉन्च किया था 1917 में। अरे हाँ है ना, पर ये चीज़ यहाँ लिखी नहीं, पर हम लोगों को पता तो है। अरे हाँ है ना। अब पास्ट का स्पेसिफिक ईयर दिया गया है तो हैज़ की ज़रूरत नहीं, ठीक है जी। और यहीं से हम लोगों को पता चलता है कि जितनी भी हमारे पास लिखे हुए हिस्टोरिकल इवेंट हैं, जितने भी हमारे पास लिखे हुए हिस्टोरिकल इवेंट हैं, वो सभी के सभी हम पास्ट इंडेफिनिट में ही बताते हैं। एक बार इसे ध्यान से देखो, फिर मैं आप लोगों के साथ मिलकर एक नए लेवल की जगह, नए लेवल की बात उठाना शुरू करूंगा। प्लीज टेक योर टाइम। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस बातचीत को थोड़ा सा ध्यान से देख लिया होगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा आगे चलते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने टेंस को सीखने समझने का वायदा किया 3 अलग अलग लेवल पर, और ये तो हम बात कर रहे थे कंपैरेटिव एनालिसिस। तीसरा एक लेवल और हम लोगों ने समझना है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों शॉर्टकट। हम लोगों ने ये बात पहले दिन ही समझ ली थी कि शॉर्टकट तब काम करता है जब एक सेंटेंस में एक नहीं 2 सेंटेंसेस लिखे मिले और एक ही वजह से दूसरे का टेंस बदलता है। क्लियर है? जब एक नहीं सेंटेंस के अंदर 2 सेंटेंसेस लिखे हुए मिलते हैं और एक की वजह से दूसरे का टेंस बदलता है। ठीक है दोस्तों।
मैं कुछ सवाल आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से इन्हें देखने की कोशिश करें। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें प्लीज। मैंने आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हैं। इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर एक बात हमें समझ आती है, या एक नहीं बेसिकली दो सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं और एक की वजह से दूसरे के टेंस पर हम लोग काम करना शुरू करेंगे। मैं देख रहा हूं मिस्टर नंद किशोर, आपका मैं कोर्स डीएक्टिवेट कराऊंगा क्योंकि आपके अंदर सब्र नहीं है, ना तो आप पढ़ने पर ध्यान दे रहे हो ना ही आप लोग यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये जितने भी लोग मूर्खता दिखा रहे हैं भाई, मैं बिल्कुल परेशान होता हूँ और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पढ़ाते वक्त सिर्फ इस दिमाग को पढ़ने पर लगाएं, वरना जब चीजें आगे बढ़ेंगी आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा, आप डैमेज होते चले जाएंगे। और मैं शुरू से ही आपके व्यवहार को मतलब ठीक करना चाहूंगा। ठीक है जी, आप प्लीज इस चीज पर ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी बेटा, फिर मैं कहानी को घुमा दूंगा। इसके बाद प्लीज कोई कमेंट ना करे, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज। हमारे सामने लिखे हुए इन सभी के सभी सेंटेंसेस को अगर देखा जाए ध्यान से, तो इन सभी के सभी सेंटेंसेस में एक नहीं बेसिकली दो सेंटेंसेस जुड़े हैं। अगर हम इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें तो ये लिखा है हमारे सामने सिंस। आप अगर इस सिंस को ध्यान से देखने की कोशिश करें, आप ध्यान से नहीं सुनोगे ना तो आप ही लोग लगे रहोगे सर ये रिपीट कर दीजिएगा, ये दोबारा बता दीजिएगा। ना मैं रिपीट ना मैं दोबारा, मैं बिल्कुल नहीं करता भाई। हमारा एक सीधा नियम होता है, एक बार और आखिरी बार। ध्यान से सुनो, दाएं बाएं कहीं कोई और भी बकवास कर रहा है बिल्कुल चुप कर दो। अगर आप नहीं सुन रहे ध्यान से, ये आपका फॉल्ट है। आप मेरे सामने अगर ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे होते तो बोलने की इजाजत नहीं है, आपको सिर्फ सुनने समझने की इजाजत है। ठीक है ना? अब अपनी प्लीज इस पर ध्यान रखिएगा सर, इसके ज्यादा कुछ और दिमाग ना लगाएं। हमारे सामने लिखे हुए सभी के सभी सेंटेंसेस में लिखा हुआ है यहाँ पर सिंस। अगर हम इस सिंस की बात करते हैं तो सभी बच्चों को याद है कि हम लोग सिंस का जब जिक्र करते हैं तो सिंस का हम लोग जिक्र करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है भाई, सिंस का हम लोग जिक्र करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर ध्यान से देखें तो ये लिखी हुई बात जो हमारे सामने है ये हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे अगर हम लिखी हुई बातचीत को ध्यान से देखें तो आगे क्या होना चाहिए उससे पहले एक बार याद करते हैं, हम लोगों ने सिंस और फॉर का एक यूज समझा था। और जब हम सिंस की बात कर रहे थे तो सिंस में हम लोगों ने एक चीज को समझा कि सिंस बताने की कोशिश करता है, सिंस बताने की कोशिश करता है स्पेसिफिक टाइम के बारे में। अब स्पेसिफिक टाइम के बारे में अगर बताता है तो ये लिख डाला भाई मैंने इसी के साथ स्पेसिफिक टाइम। अब ये लिखा मैंने आपके सामने स्पेसिफिक टाइम, तो भैया अब कंपैरिजन शुरू हुआ। हमारे सामने लिखी हुई ये बात
हमारे सामने लिखी हुई ये बात प्रेजेंट की है, हमारे सामने लिखी हुई ये बात प्रेजेंट की है, और अगर इस बातचीत को हम देखें तो ये प्रेजेंट की नहीं पास्ट की है। वो इंसान काम प्रेजेंट में कर रहा है, लेकिन उस इंसान ने ग्रेजुएट होने का काम पास्ट में किया। इसका मतलब इसी लिखी हुई बातचीत के साथ मुझे पास्ट भी लिखना हुआ। एक बार इसे ध्यान से पढ़कर देखो जरा क्या लिखा है। शाबाश, पास्ट स्पेसिफिक टाइम। अब अगर ये लिखा हुआ हमारे सामने पास्ट स्पेसिफिक टाइम है, तो दोस्तों थोड़ी ही देर पहले हम इस पास्ट स्पेसिफिक टाइम का जिक्र करके आए थे। कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट। यही वो वजह है कि हम इस पास्ट स्पेसिफिक टाइम की वजह से ही हम लोग यहाँ पर इस हैज को हटाकर पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। बात कुछ पल्ले पड़ी? अधिकतर बच्चे इस बात को रट कर चलते हैं, रटने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। एक बार फिर से ध्यान से समझने का काम करें। मेरे सामने लिखे हुए इस सेंटेंस नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूँ, रिया हैज बीन प्रिपेयरिंग द डिशेस सिंस शी हैज कम होम। अगर मैं ध्यान से समझने की बात करता हूँ बच्चों, तो सिंस की वजह से इधर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अब अगर आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, तो ये तो लिखा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप लोग एक बात जानते हैं दोस्तों कि सिंस के बाद हम लोग जो भी बताने की कोशिश करते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम हुआ। क्या हुआ बेटा? स्पेसिफिक टाइम हुआ। अब अगर ये एक स्पेसिफिक टाइम हुआ, तो सर इन दोनों के दोनों एक्शंस को हमने कंपेयर किया। वो इंसान प्रिपेयर अब कर रहा है, उसके आने का समय पास्ट का था। अरे भाई हाँ है ना, इसीलिए हम लोगों ने इसके साथ जोड़ दिया ये शब्द पास्ट। तो अगर इसे थोड़ा ध्यान से हम देखें, पास्ट स्पेसिफिक टाइम हम बताने के लिए यूज करते हैं कौन से टेंस को मेरे दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट। अब अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करना चाहेंगे, तो भाई पास्ट इंडेफिनिट की ही वजह से हम लोगों को यहाँ हैज और कम को हटाकर हम लोगों को लिखना पड़ा सिर्फ केम। और यहीं से हमारे सामने लिखे हुए इन सभी के सभी सेंटेंसेस का एक लॉजिक तैयार हुआ। लॉजिक क्या तैयार हुआ? ध्यान से समझें। लिखे हुए दो सेंटेंसेस के बीच अगर मुझे लिखा नजर आता है सिंस, तो एक तरफ तो हम लोगों को पता ही चल गया है कि हम लोगों ने यूज किया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या यूज किया? प्रेजेंट। मैं जहां बुलवाना चाहूँ वहां बोलें प्लीज। जहां हम यूज कर रहे हैं बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और अगर इसी सिंस के ठीक बाद हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, तो इसे हम बोलने की कोशिश करते हैं पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। क्या कहते हैं बेटा? पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। जब पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बताया जा रहा है, इसी वजह से हम लोग इस सिंस के ठीक बाद मेंशन करने की कोशिश करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बेटा, हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इज माय पॉइंट क्लियर? तो इसमें कोई रटने की बात नहीं है, तो बिल्कुल लॉजिकल चीज है, बिल्कुल ध्यान से समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम दिमाग लगाते हैं। लिखा है रजत हैज बीन राइटिंग पोएम्स सिंस ही हैड ब्रोकन अप विद हर। अब अगर हम ध्यान से समझें तो बात तो अपनी बिल्कुल क्लियर है भाई। सिंस के बाद हम जो बताते हैं वो क्या चीज हुई दोस्तों? पास्ट स्पेसिफिक टाइम। अब ये पास्ट स्पेसिफिक टाइम है, तो पास्ट स्पेसिफिक टाइम बताने वाले टेंस का जिक्र अगर हम करें तो कौन सा हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात है तो हटाओ इस हैड और ब्रोकन को, सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म के आधार पर हमने कहा ही ब्रोक अप विद हर। क्लियर होगी बातचीत भाई? अब अगले सेंटेंस पर आ जाते हैं। ये तो अपने आप में कहना ही ठीक होगा कि यहां से इस हैज को हटाकर पास्ट इंडेफिनिट बनाओ। अब सवाल ये उठता है प्यारे दोस्तों कि लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हैज बीन ट्रस्टिंग को ठीक किया जाए या हैज ट्रस्टेड को ठीक किया जाए। सोचें और बड़े ध्यान से समझें। लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे कमेंटबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। सीखने का मतलब है आप, मैं और आपकी अटेंशन, इतना काफी है। आपके कमेंटबाजी की कोई वर्थ नहीं है। ये किसी और सब्जेक्ट की क्लास हो, 1000 बार कमेंट करो यार। गोपाल वर्मा की क्लास है, प्रीमियम बैच में है आप, प्रीमियम बैच में है आप, इसका सर तरीका समझो। मेरे सामने लिखे हुए सेंटेंसेस में दो चॉइसेस हैं, एक तरफ हैज बीन ट्रस्टिंग और एक तरफ हैज ट्रस्टेड। दीपक जी, कोई भी अगर बच्चा कमेंट करता है तुरंत उसे ब्लॉक और डीएक्टिवेट करा दीजिएगा। हमें ऐसे बच्चों की कोई जरूरत नहीं है जो सीखने की बजाय अपना टाइम पास के लिए इन तरह के बैचेस में हैं। अब बच्चों, इसकी बात हम करें या फिर हैज ट्रस्टेड की बात करें, मुझे इसको देखकर कुछ कुछ होता है। बताऊं क्या? मुझे इसको देखकर कुछ कुछ होता है, कुछ याद आता है। मैं एक बार आपके सामने वो लिखना चाहूंगा। कुछ याद आ रहा है बच्चों? शायद कुछ कुछ याद आ रहा है। अगर हम इसको याद करें तो पिछली किसी क्लास में दोस्तों हम लोगों ने 6 कैटेगरीज की बात की थी। अरे याद आ रहा है भाई? 6 कैटेगरीज की बात की थी। मेरे साथ याद कर लो मेरे दोस्तों। सेंस, कुछ याद आया? फीलिंग, मेंटल प्रोसेस, पोजेशन,
अपीयरेंस, मिसलेनियस। 6 कैटेगरीज को एक बार फिर से मेरे साथ बोलने की कोशिश करें। शाबाश, मैं बोलूंगा मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करो। शोर होने दो, घर परिवार को महसूस होने दो कि अब आप एक नए तरीके से इस क्लास का आनंद ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो चीज मैं बुलवाना चाहूं बोलो, यही सीखने का असली मजा है। ठीक है जी। सबसे पहले कहा सेंस, फीलिंग, मेंटल प्रोसेस, अपीयरेंस, पोजेशन, मिसलेनियस। एक बार फिर से मेरे साथ ऊंची आवाज में बोलने का प्रयास करें। 6 कैटेगरीज में सबसे पहले शाबाश, सेंस, फीलिंग, मेंटल प्रोसेस, अपीयरेंस, पोजेशन, और एक हमने कहा मिसलेनियस। कुछ याद आया बच्चों? तो इन 6 कैटेगरीज की अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों को एक छोटा सा नियम समझ आया था कि इन 6 कैटेगरीज को हम लोग यूज करते हैं इंडेफिनिट टेंस में। किस में यूज करते हैं भाई? इंडेफिनिट टेंस में। हम इनका यूज नहीं करते किस में? कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करते। लेकिन अब जो हम लोग लिख रहे हैं टेंस, वो आया हमारे सामने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बेटा क्या लिखा है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो बच्चों एक बात ध्यान से देखो, जब कॉन्टिन्यूस से हम इसे हटा चुके हैं तो परफेक्ट के साथ जुड़े हुए कॉन्टिन्यूस को भी तो हटाएंगे। हमारे सामने बचा सिर्फ और सिर्फ क्या चीज है? हमारे सामने बचा है सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट। इसका मतलब ये समझ आया कि उन 6 कैटेगरीज की जो हम बात कर चुके हैं उन्हें हम इंडेफिनिट में और उन्हीं को हम लोग परफेक्ट में यूज करते हैं। उनके अंदर कॉन्टिन्यूस की बातचीत ठीक नहीं है। क्लियर है? तो अब इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम देखना चाहें तो हैज बीन ट्रस्टिंग कहना सेंसिबल हुआ या हैज ट्रस्टेड? तो आप समझ गए हैं ये बात। ट्रस्ट करना शायद मेंटल प्रोसेस की बात है। ठीक है, तो ट्रस्ट करने की बात अगर मेंटल प्रोसेस से हुई, इसलिए हैज बीन ट्रस्टिंग कहना गलत हुआ और आपके पास से करेक्ट आंसर क्या हुआ बच्चों? हैज ट्रस्टेड। क्लियर है? तो इसका मतलब ये ही लिखा हुआ नियम हम अगर चाहें तो प्रेजेंट के ही परफेक्ट टेंस की बात करते हैं और 6 कैटेगरी की वर्ब्स। बड़े ध्यान से इस सारी की सारी कहानी को देखें, फिर चीजों को मैं आगे समझाना चाहूंगा। प्लीज टेक योर टाइम। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस बात को थोड़ा सा देख लिया है, समझ लिया है। तो अधिकतर बच्चों को ये चीजें रटाई जाती हैं कि सर देखो सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है, पता ही नहीं चलता पास्ट इंडेफिनिट क्यों आता है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मेरे भाई चीजों को थोड़ा और आगे लेकर चलने का प्रयास करते हैं। इतना कुछ सीखने को है यार, हमारे पास समय इतना कम पड़ता जाएगा, धीरे धीरे आप लोग ये चीज समझेंगे। इतना कुछ सीखने को है। 3 मार्च को सीजीएल का पेपर है। आज आप अपना टाइम वेस्ट करो, धीरे धीरे ये वक्त कम होता जाएगा और सिलेबस अगर टाइम से हम लोगों को ठीक ढंग से समझ नहीं आ पाया, हम उलझे रहेंगे इन्हीं बातों में, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। छोड़ो सारी बातें दोस्तों, जरा रिवर्स में आने की कोशिश करें। हम लोगों ने सिंस और फॉर के एक चैलेंज को समझा था, कुछ याद आ रहा है? जरा आप अपने नोट्स निकालेंगे मेरे भाई, अपने जरा नोट्स निकालो। सिंस और फॉर को आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर समझने का प्रयास किया था, वो नोट्स निकालिए जहां पर सिंस और फॉर को लेकर एक चैलेंज हम लोगों ने रखा था, एक लिस्ट हम लोगों ने बनाई थी भाई।
हम लोगों ने वो जो लिस्ट बनाई थी ना सर, उस लिस्ट के अंदर हम लोगों ने समझा था कि सिंस के साथ लिखा हुआ हमने सबसे पहले लिखा लास्ट मंडे, ऐसा ही कोई शब्द लिखा था, कुछ याद आ रहा है? तो लास्ट होने की वजह से तो पास्ट की बात हुई, और मंडे हुआ तो स्पेसिफिक हुआ, इसलिए सिंस अपने आप में, क्योंकि सिंस बताने का काम करता है पास्ट स्पेसिफिक टाइम। दूसरा एग्जाम्पल शायद हम लोगों ने लिखा ही लेफ्ट द टाउन, ऐसा ही कोई सेंटेंस लिखा था हमने। अब उस इंसान की बात अगर हम करें तो ध्यान से देखो, ही लेफ्ट द टाउन, पास्ट इंडेफिनिट में है वो चीज, अरे हाँ या ना? आप इसी लिस्ट को अगर आगे पढ़ते हुए चले जाओगे तो इसी सिंस के बाद कहीं ना कहीं यस्टरडे भी लिखा है, देखो ध्यान से लिखा है। इसी लिस्ट को अगर ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं पर सिंस के बाद लास्ट वीक भी लिखा है, अरे हाँ या ना? इसका मतलब तो ये समझ आया कि सिंस के बाद हम पास्ट इंडेफिनिट के किसी भी तरीके के कीवर्ड को लिख सकते हैं। सिंस के बाद, सर पानी पिलवाएंगे प्लीज, सिंस के बाद हम पास्ट इंडेफिनिट के किसी भी कीवर्ड को लिख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। क्लियर है? अच्छा, मैं एक चीज और आप लोगों के सामने लिखने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने कहा रवि हैज बीन वेटिंग हियर सिंस टुमारो। क्या ये लिखा हुआ सेंटेंस अपने आप में ठीक है? हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लिखी थी तो उस समय एक सीधी बात कही थी, क्या कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ हम लोग सिंस का यूज नहीं करते। कुछ याद आया बच्चों? उसकी खास वजह क्या थी? उसकी खास वजह ये रही कि भैया हम सिंस के बाद जो बताने का काम करते हैं वो क्या चीज हुई? अरे वाह, फिर से बोलकर दिखाओ जरा, शाबाश, पास्ट। क्या ये टुमारो लिखा हुआ पास्ट की जानकारी दे रहा है? आप कहोगे नहीं सर, अगर ये पास्ट की जानकारी नहीं दे रहा है, इसी वजह से हम लोगों ने सिंस को हटाया, फ्रॉम लिखा, और इसी वजह से हम लोग यहाँ से इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हटाकर इसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखने की कोशिश करते हैं। बेटा जी बात कुछ समझ में आई? यही वो वजह है यही वो वजह है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम कभी भी सिंस का यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि फ्यूचर का सिंस के साथ इसलिए यूज नहीं हुआ क्योंकि सिंस के बाद जो बताते हैं हम वो हुआ पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। क्लियर है? एक बार इसे देखें, फिर चीजों को और प्यार से समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा भाई यहां से हमारी एक बातचीत का कंक्लूजन सामने आता है, इसे थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना बेटा। यहां से हमारी बात का एक कंक्लूजन निकलता है, वो कंक्लूजन क्या है थोड़ा ध्यान से सुने और समझें। हमारे सामने दो शब्दों का जिक्र आया मेरे भाई। एक तो हमारे सामने जिक्र आया सिंस के बारे में। किसके बारे में आया बेटा? सिंस। आप इस लिखे शब्द सिंस को ध्यान से समझना, ये हरियाणा एसएससी ने भी पूछा है, HSSC ने भी ये क्वेश्चन पूछा है और वो आंसर भी गलत है। बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं वो आंसर गलत क्यों है, आपके सामने एक्सप्लेनेशन तैयार हो रही है। एक बात याद रखना बच्चों, आप जब भी कोई पेपर अटेम्प्ट करते हो, आप जब भी कोई पेपर अटेम्प्ट करते हो तो पेपर अटेम्प्ट करने के बाद पेपर अटेम्प्ट करने के बाद एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर अटेम्प्ट करने के बाद कुछ दिनों के बाद एक आंसर की पेश की जाती है और उस आंसर की के अंदर आपके हिसाब से कई सारे आंसर्स गलत होते हैं। जब उस की के अंदर आंसर्स गलत होते हैं तो आप ढूंढते हैं अपने उस टीचर को जिसने आपको पढ़ाया है, और वो टीचर आपको कभी जवाब नहीं देता। मैं भी, क्योंकि स्टूडेंट आता है और पूछता है सर ये इसका रीजन नहीं है, मेरे को ये बताओ सर ये आंसर गलत है। हम कहते हैं आंसर गलत है। अब ये आंसर अगर गलत है तो सर इसका रीजन बताओ। अरे भाई साहब, जब रीजन क्लास के अंदर बताने का वक्त होता है उस समय आप सुने नहीं,
उस समय आपका ध्यान दाएं बाएं हो तो भैया फिर बाद में ना आपकी जब रिप्रेजेंटेशन लगाने का वक्त है तो कोई रीजन नहीं बताने का, ठीक है भाई। टीचर के पास फुर्सत नहीं है, टीचर अपनी क्लास में जी जान लड़ा कर, मैं आपको ये चीज इसीलिए बता रहा हूं बेटा, सीखते वक्त बिल्कुल ये सोचो कि हमें कुछ नहीं आता। वही इंसान रैंक निकालता है, वही इंसान रैंक निकालता है जो बहुत शिद्दत से सुनता है। और जो यहां लगे रहे कमेंटबाजी में, उनका इलाज मैं करवा ही रहा हूं। अब आप ध्यान से समझो बेटा, मैंने क्या लिखा है सिंस। सिंस की अगर बात हम समझें तो सिंस दो तरह के टेंस में यूज हो सकता है। आप इसी को यूज कर सकते हैं कौन से टेंस में, प्रेजेंट। आप इसी को अगर चाहें तो कौन से टेंस में यूज कर सकते हैं, पास्ट। इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसी जैसा दूसरा शब्द अभी अभी हम लोग जिससे मिले, फ्रॉम। जब हम इस फ्रॉम की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों यही शब्द हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट में, यही शब्द हम लोग यूज करते हैं पास्ट में, और यही शब्द हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर में। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करना, बड़े ध्यान से समझो। सिंस का हम यूज करते हैं किस में, प्रेजेंट टेंस में। सिंस का हम यूज करते हैं पास्ट टेंस में, अरे हाँ ना। फ्रॉम का हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, बोलो हाँ। फ्रॉम का हम यूज करते हैं पास्ट टेंस में, अरे हाँ या ना, ठीक है। और फ्रॉम का यूज करते हैं फ्यूचर में। मजाक वाली बात भी क्लियर होती जाएगी अब धीरे धीरे कि सर ध्यान से देखो, एक बार फिर ध्यान से देखो। तो अब मैं सवाल पूछूंगा, अपना जवाब अपने मन में देना है, ठीक है ना बेटा। मैं अगर आपसे पूछने की कोशिश करूं, सिंस को फ्रॉम रिप्लेस कर सकता है, हाँ या ना? जवाब कमेंट में नहीं, फिर कह रहा हूं। इस क्लास के अंदर रियल क्लासरूम फील होना यार। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, आप जहां हो जवाब दो ना। सोचो मैं सुन रहा हूं, यही है मस्ती के साथ सीखने का तरीका। फिर सुनिए सवाल को। सिंस को फ्रॉम से रिप्लेस किया जा सकता है, हाँ या ना? मैं सवाल फिर पूछता हूं, फ्रॉम को सिंस से रिप्लेस किया जा सकता है, हाँ या ना? शाबाश, आपके सामने इसका आंसर है। सिंस के अंदर हम प्रेजेंट या पास्ट का यूज करते हैं, वही सिंस का फ्रॉम के अंदर भी प्रेजेंट या पास्ट का यूज करते हैं। यानी कि अगर हम कहें तो सिंस को फ्रॉम रिप्लेस कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि सिंस के अंदर फ्यूचर का जिक्र नहीं होता। तो भाई ये बात तो हो गई गलत कि हम अगर ये सोचें कि सिंस की जगह हम, मैं शब्दों को ठीक करना चाहूंगा, ये बात बिल्कुल गलत होगी कि फ्रॉम की जगह हम सिंस लगा दें। ठीक है बेटा, एक बार फिर ध्यान से सुनने की कोशिश करें। सिंस की जगह पर हम फ्रॉम का यूज बिल्कुल कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम फ्रॉम की जगह पर सिंस का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखें। मान लीजिए मैं आपके सामने लिखने की कोशिश कर रहा हूं लास्ट वीक, तो क्या लिखोगे, सिंस या फ्रॉम? नाइस। अगर मैं आपके सामने लिखने की कोशिश करता हूं नेक्स्ट वीक, क्या लिखोगे बेटा, सिंस या फ्रॉम? मैं अगर आपके सामने लिखने की कोशिश करूं कमिंग वीक, क्या लिखोगे, सिंस या फ्रॉम? मैं अगर आपके सामने लिखने की कोशिश करना चाहूं, छोटे से शब्द की बात, मैंने कहा आपके सामने लास्ट संडे, क्या लिखोगे, सिंस या फ्रॉम? मैं अगर आपके सामने लिखने का प्रयास करूं नेक्स्ट संडे, तो बेटा बोलो क्या लिखोगे, सिंस या फ्रॉम? मैं अगर आपके सामने लिखने की कोशिश करूं टाइम इमेमोरियल, क्या लिखोगे बेटा, सिंस या फ्रॉम? शाबाश। अब एक एक करके आंसर बनाना चाहेंगे। मैंने आपके सामने कहा कि सिंस की जगह पर हम फ्रॉम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सिंस की जो दोनों की दोनों पॉइंट्स हैं वो आपके फ्रॉम में अवेलेबल हैं। लेकिन फ्रॉम की जगह हम सिंस नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि सर फ्रॉम के पास एक एडिशनल फीचर है और वो है फ्यूचर का। एक एक करके समझते हैं। लास्ट वीक अगर मैं देखना चाहूं तो लास्ट होने की वजह से ये पास्ट का हुआ, तो पास्ट सिंस में भी है, पास्ट फ्रॉम में भी है। इसका मतलब चाहे आप यहां लिखें सिंस, चाहे आप लिखें यहां फ्रॉम, दोनों अपने आप में ठीक है। दूसरी बात, अगर हमारे सामने लिखी है नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट का मतलब हमेशा हम फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहे हैं, और फ्यूचर की तरफ इशारा करने का इजाजत सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम के पास है। ये आपका आंसर हुआ फ्रॉम। आगे लिखा है बच्चों कमिंग वीक, कमिंग आने वाला, यानी कि ये भी आपका फ्यूचर की तरफ इशारा किया, और ये हुआ आपकी तरफ से फ्रॉम। एक अगला सवाल, लास्ट संडे, अगर लास्ट की मैं बात करता हूं तो लास्ट इशारा करता है पास्ट की तरफ। तो बेटा पास्ट का जब जिक्र देखें तो पास्ट सिंस में भी है,
पास्ट फ्रॉम में भी है, इसलिए दोनों के दोनों शब्द यहाँ पर अपने आप में ठीक हुए। अगली बात आती है नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो फ्यूचर की तरफ इशारा हुआ इसलिए इसका जिक्र सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम के साथ हुआ। टाइम इमेमोरियल, सर हम लोगों ने इसके साथ जब सिंस यूज किया था तो हम चाहें तो फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं। अब एक कॉमन सेंस का सवाल, किताबों में अगर ढूंढोगे ना बच्चों तो हमेशा लिखा हुआ मिलता है कि टाइम इमेमोरियल के साथ फ्रॉम यूज होता है। अरे मूर्खों की फौज लिखती हैं किताबें, समझने की कोशिश करें। ऑथेंटिक किताब चाहिए, सिर्फ एक ही किताब है, एक ही किताब है जो बादशाह है हर खेल का। बाकी की सभी किताबें बाकी की सभी किताबें तो धोखा है। सिर्फ इसे पढ़ें, द इंग्लिश एक्यूमेन। अगर डैम सिलेक्शन चाहिए तो इसे पढ़ें, इस इंसान को पढ़ें। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारी वोकैबुलरी, बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल, इतना सारा कुछ मैंने लिखा है। क्यों? आज के समय में भी अगर सिलेक्शन के लिए हम उन्हीं पुरानी किताबों को पढ़ें जो किसी चाची ने लिख दी आज से 15 साल पहले, अरे कौन पूछ रहा है मेरे भाई, पुराने सवालों का खेल नहीं रहा। अब तो नए सवाल, नए सिलेक्शन की तरफ आपको बढ़ाएं तो सेंसिबल है। अमेजोन पर अवेलेबल है, ठीक है बच्चों। और अब आपकी क्लासेस के अंदर भी मैं इससे कुछ ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस उठाने शुरू करूंगा, जितना जल्दी हो सके। आप समझ ही गए हैं। आइए बेटा आगे बात लेकर चल लेते हैं, और एक अगली बात सामने आ रही है हमारे सामने। क्या मैं इस लिखे हुए सेंस को हटाकर यहाँ पर फ्रॉम का जिक्र लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ बेटा, सिंस की जगह हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। लिखी इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखें प्लीज। तो मैं उम्मीद करता हूं इन लिखी हुई बातों को थोड़ा सा ध्यान से अगर देख लिया है तो बिल्कुल आपकी क्लैरिटी है। ठीक है जी, आगे हम लोगों को चीजों को समझना होगा। चलिए इस बात को थोड़ा गहरा उतारते हैं अपने जहन में, चीजों को बहुत प्यार से और आगे लेकर चलने का प्रयास करते हैं। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, सेंटेंसेस को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा और चीजों को समझने का प्रयास भी हम शुरू करते हैं।
मैंने आपके सामने चीजों को गहराई से समझने के लिए, गहराई से समझने के लिए हमारे सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं मेरे प्यारे साथियों। इन चारों के चारों सेंटेंसेस के आधार थोड़े से समझ लेते हैं। तो आप लोगों के सामने लिखी हुई सेंटेंसेस पर अगर हम कोशिश करते हैं, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा और चीजें बहुत खूबसूरती से समझें। लिखे हुए इस पहले सेंटेंस को अगर हम देखें, लिखा है ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2016। मैं अगर इस लिखी हुई बातचीत को सेंटेंस नंबर 1 को समझने के लिए टाइम लाइन ड्रॉ करूं, चीजों को ध्यान से समझना, मैं अगर इस लिखे हुए सेंटेंस में अगर कोशिश करूं, अगर इस लिखे हुए सेंटेंस 1 में मैं अगर कोशिश करूं टाइमलाइन के आधार पर इसे समझने की कोशिश करूं, तो भैया इस लिखे हुए सेंटेंस के लिए टाइमलाइन मैंने ड्रॉ की। शायद मैं बता चुका हूं टाइमलाइन होने का मतलब क्या हुआ, जब समय को आप, टाइम को आप एक लाइन पर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, अब चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं ध्यान से। मैंने आपके सामने एक टाइमलाइन ड्रॉ की है। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा खूबसूरती से समझने का प्रयास करूं, फिर से बनाता हूं यार, खूबसूरत सी लाइन मारते हैं, लाइन मारनी नहीं आती यार। ठीक है, हमारे सामने लिखा हुआ है ये सेंटेंस, ठीक है भाई, और इन सेंटेंसेस को अगर सारों को रिफ्लेक्ट हम करने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, अगर मैं इसे थोड़ा ध्यान से देख लेता हूं तो ये जो हमारे सामने है बेसिकली ये आपका हुआ 2019, और कायदे से अगर हम कहें तो ये प्रेजेंट है। ये लिखा है 2019 और कायदे से अगर मैं कहूं तो ये प्रेजेंट है। आप यहीं से अगर थोड़ा सा भी रिवर्स चलने की कोशिश करोगे तो ये आपका पास्ट हुआ। क्लियर है, ये आपका पास्ट हुआ। अब अगर मैं इसके साथ साथ चीजों को और भी रिवर्स में लेकर चलना चाहूं तो भैया ये हुआ आप लोगों का 2018, ये हुआ आप लोगों का 2017, यहाँ पर आए हुआ 2016, ये हुआ 2015, ये हुआ आपका 2014। कितना ही रिवर्स में चले जाओ ये सब का सब आपका पास्ट हुआ। फाइन। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर मैं देखने का काम करूं, लिखा है ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2016। इस बात का मतलब उस इंसान ने 2016 में काम करना शुरू किया। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? उस इंसान ने 2016 में काम करना शुरू किया और 2019 हो चुका, वो काम कर चुका। और अगर यहीं पर हम देखें तो उस इंसान का काम करने का ये एक्शन अभी भी चल रहा है। पार्ट ऑफ एन एक्शन इज कंप्लीट एंड रेस्ट ऑफ इट इज गोइंग ऑन। 2016 से 2019 तक तो उस इंसान ने काम किया, और अगर ध्यान से देखें तो 2019 में ये काम अभी भी चल रहा है। क्लियर हो गई बात? तो ये तो बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। यही बात आप सिंस के साथ कह रहे हो, यही बातचीत आप फ्रॉम के साथ भी कहोगे, तो इन दोनों की टाइमलाइन सेम ही है। दोनों की टाइमलाइन बिल्कुल सेम ही है। अब अगर लिखे हुए सेंटेंस में मैं ध्यान से देखूं, ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2025, तो बेटा 2025 थोड़ा सा आप इससे आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे तो ये आप लोगों का फ्यूचर हुआ। ये आप लोगों का फ्यूचर हुआ। अब आप लोगों का अगर ये फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है तो बात ये समझ आई कि 2025 जब फ्यूचर की तरफ बात कर लेकर गया तो हटाओ मेरे भाई, क्योंकि सिंस के साथ हम बताने का काम करते हैं पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। यहां पर हम लोगों को लिखना हुआ क्या चीज? फ्रॉम। ठीक है बेटा, अब जब फ्यूचर की बात कर ही दी है तो फ्यूचर की बातचीत के लिए ये वाले टेंस को भी तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लेकर जाएंगे, और ये हुआ हमारे पास ही विल हैव बीन वर्किंग हियर। क्लियर होगी बातचीत? चलो जी, ये भी अपने आप में ठीक हुआ। अब आओ एक अगले सेंटेंस की बात करते हैं। सबसे पहली बात मैंने अभी नहीं बताया, लेकिन आपको एक चीज की जानकारी है कि हम फ्रॉम के साथ हमेशा टू का पेयर बनाते हैं। तो इसका मतलब यहां लिखे हुए इस सिंस को हटाकर हम लोगों को लिखना पड़ा फ्रॉम, क्योंकि ये इसके टू के साथ पेयर बनाता है। ठीक है बेटा, अब इस लिखे हुए आखिरी सेंटेंस को भी मैं टाइम लाइन पर रिप्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा। कृपया ध्यान दें, ध्यान से समझें। ठीक है भाई।
अब अगर इस लिखे हुए सेंटेंस की मैं बात करना चाहूं, अब अगर इस लिखे हुए सेंटेंस की मैं बात करना चाहूं, तो मेरे भाई ये तो हमारे सामने हुआ 2019, ठीक है मेरे भाई, ये मैंने आपके सामने लिखा 2019। कायदे से अगर मैं बात करूं तो ये हुआ हमारे सामने प्रेजेंट। रिवर्स में आप आओगे तो पास्ट ही पास्ट है। 2019 की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा रिवर्स में अगर हम आए 2018, थोड़ा और रिवर्स में अगर हम आए तो 2017, थोड़ा और रिवर्स में आप आना चाहो 2016, 2015, 2014, 2013, रिवर्स में आप आते जाओगे तो ये सारा आपका पास्ट ही तो है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब अगर इस बात को हम थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें, अगर हम इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करें तो कहानी क्या है। एक इंसान ने 2014 में काम करना शुरू किया, एक इंसान ने 2014 में काम करना शुरू किया, और उस इंसान ने 2014 से काम करना शुरू किया, और उस इंसान ने 2017 में काम करना बंद किया। अरे भाई हाँ है ना, 2014 में काम करना शुरू किया, 2017 में उस इंसान ने काम करना बंद किया, तो इसका मतलब ये समझ आया इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं। अरे भाई हाँ है ना, इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं। तो भाई कहानी पास्ट से शुरू हुई, पास्ट पर ही खत्म हुई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बताने की बातचीत पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बता रहा है? अरे बोलो हाँ। अब अगर ये बताने का काम पास्ट का स्पेसिफिक हुआ तो पास्ट के स्पेसिफिक होने का मतलब ये हैज़ बीन वर्किंग ना होकर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? अरे बोल नहीं रहे हो यार, भाई पास्ट का स्पेसिफिक टाइम आप पास्ट इंडेफिनिट से तो बताओगे। इसका मतलब तो हमारे पास एक और शॉर्टकट तैयार हुआ कि अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम लोग लिखा हुआ देखते हैं फ्रॉम के साथ क्या चीज? टू। क्या लिखा देखते हैं? फ्रॉम के साथ लिखा देखते हैं अगर हम टू, और यहाँ पर भी हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है पास्ट, और यहाँ पर भी हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है पास्ट, तो ये बताने का काम करता है हमारे सामने पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। और यही है वो वजह कि हम लोग इसके साथ यूज करने की कोशिश करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पहले यहाँ तक की बात को ध्यान से देखें, फिर चलते हैं थोड़ा सा आगे। प्लीज टेक योर टाइम। यहां से हम लोगों को एक बात समझ आती है यहां से हम लोगों को एक बात समझ आती है कि जब भी हम टेंस की बात करते हैं, यहां से हम लोगों को एक बात समझ आती है, जब भी हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस के बेसिकली दो फंक्शंस होते हैं। टेंस के बेसिकली दो फंक्शंस होते हैं। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में बेतुके सवाल उठने शुरू हो सकते हैं। ठीक है जी सर। अगर हम इस बात को थोड़ा ध्यान से समझें तो मेरे दोस्तों, थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कर देता हूं। किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर जब हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस के दो फंक्शन होते हैं। एक ये काम करता है रिलेट करने का। क्या करने का?
एक ये काम करता है रिलेट करने का। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। रिलेट करने का काम क्या हुआ? मैं अगर आपसे पूछना चाहूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अगर आप लोगों से पूछना चाहूं, मान लीजिए मैं एक छोटा सा समय आपके सामने लिखना चाहूंगा। मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखने की कोशिश की और ये मैंने आपके सामने लिखा 2 PM। जरा बताओ कि बेटा ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है? मैं फिर कह रहा हूं, ये जो कमेंट कर रहे हैं ये डिस्टर्बेंस अपने लिए खड़ी कर रहे हैं। मैंने आपके सामने एक समय लिखा, सोचकर बताएं 2 PM ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है? सवाल को बदल कर पूछना चाहूंगा, दीपक जी आपका कोर्स डीएक्टिवेट होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं आपका कोर्स डीएक्टिवेट होने वाला है, आप इससे ब्लॉक होने वाले हैं, आप ब्लॉक होने वाले हैं। चलिए सर कर दीजिएगा प्लीज। मैंने आपके सामने लिखा एक समय को और मैंने लिखा 2 PM। अब मुझे सोचकर बताएं ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है? मैं इसी सवाल को बदल कर कहने की कोशिश करूंगा। मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रॉ की, मुझे बताओगे जरा ये लाइन लंबी है या छोटी है? कभी अकबर ने ये पहेली बीरबल से पूछी थी। मैं आपसे अगर ये पूछना चाहूं ये लाइन लंबी है या छोटी है, तो आप कहोगे सर ऐसे कैसे बता सकते हैं? आप इसके साइड में एक लाइन और ड्रॉ करोगे तभी तो पता चलेगा ये लाइन लंबी है या फिर ये लाइन छोटी है। मेरी बात में पॉइंट है? बोलो हाँ। इसका मतलब तो इसी तरीके से अगर मैं इस चीज को और आगे समझना चाहूं तो सर ये 2 PM कहना, मुझे सोचकर बताओगे ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है? तो आप कहोगे सर ऐसे नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? थोड़ा ध्यान से देखें। मैं फिर इसी बात को समझाने के लिए आपके सामने टाइमलाइन ड्रॉ कर रहा हूं, और अगर इस टाइमलाइन पर मैं अपने प्रेजेंट के समय को रिफ्लेक्ट करना चाहूं तो 9:45 का समय हुआ है, और ये जो समय है बेसिकली ये हमारे सामने प्रेजेंट है। मैं ठीक कह रहा हूं? आप अगर रिवर्स में जाने की कोशिश करोगे तो पास्ट हुआ। अरे भाई हाँ है ना। अगर रिवर्स में जाने की कोशिश करोगे तो सर अगर आप इससे रिवर्स में आकर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करोगे तो ये पास्ट है। अरे भैया ये भी तो हो सकता है कि यही समय की घड़ी, यही समय की चाल आगे बढ़ती चली जाए, और सर 2 PM तो अगर हम देखने की कोशिश करें तो 2 PM तो आगे भी बजेंगे। अरे हाँ है ना। और इसी की वजह से आप लोग इसे क्या कहने की कोशिश करोगे? फ्यूचर। अरे हाँ है ना। तो इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि समय को बताने के लिए हमें उसे रिलेट करना होगा, और रिलेट तब कर पाएंगे जब रिलेट करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट होगा। इसका मतलब रिलेट जब हम करेंगे तो रिलेट करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट होगा। ठीक है भाई, रिलेट करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट होगा, तभी तो हम पास्ट या फ्यूचर की बात कर सकते हैं। अब एक मूर्खानंद है जो परेशान हुआ, हरिंदर नाम है उस इंसान का, और उसने ये सवाल पूछा कि सर अगर यहाँ पर 2014 की बजाय मैं अगर यहाँ पर 2024 लिख दूं तो? वाह बेटा, सुनने से पहले सवाल दिमाग में उठे तो समझ लो तुम गलतियां कर रहे हो। मैं फिर कह रहा हूं, जो जितने ध्यान से सुनेगा हो सकता है आपके सवाल के जवाब आप खुद ही ढूंढने के लायक हो। क्या आप पास्ट से सीधा फ्यूचर में जंप कर जाओगे? क्या आप पास्ट से सीधा फ्यूचर में जंप कर जाओगे? तो टेंस को रिलेट किससे करना था? अगर मैं इसी लिखी हुई समय, इसी लिखी हुई टाइमलाइन से मैं आप लोगों के प्रेजेंट को हटा देता हूं, आप बता पाओगे कि ये फ्यूचर है या पास्ट है? मूर्खों वाले सवाल। सुनना नहीं, समझना नहीं और उठाकर सवालों पर उलझना, बेटा ये मूर्खता की निशानी है, ये सिलेक्शन के लिए नहीं है। ऐसा तो हम कभी भी कोई टाइम रिफ्लेक्ट ही नहीं कर सकते जिसमें प्रेजेंट का जिक्र ना हो। बात समझ में आ गई? तो हम लोगों को इस तरीके की बेहुदा बातें पेपर भी नहीं देता और ना ही हमें सोचना। पहला फंक्शन बेटा फिर से समझो, टेंस हम किसे कहते हैं? टेंस का पहला फंक्शन हमें बताया गया जो हमें रिलेट करना सिखाता है, और किससे? प्रेजेंट से। अब टेंस के एक दूसरे हिस्से की बात करते हैं दोस्तों, जो बताने का काम करता है, या टेंस का दूसरा फंक्शन हुआ जो कहलाता है ड्यूरेशन। क्या कहलाता है बेटा? ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन कैसे काम करता है, मैं अब ये वाली बात आप लोगों के सामने रखूंगा। मैं आपके सामने एक बार फिर से लिखने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझें।
जैसे अगर मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैंने कहा ही हैज बीन वेटिंग हेयर सिंस 8 PM। इंग्लिश को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इंग्लिश को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो ये तब बनता है जब हम इसे समझने की बजाय अपने दिमाग के बेवजह सवाल उठाने शुरू करें। मैं आपके हर एक डाउट को धीरे धीरे सोल्व करूंगा। मेरी बातें हो सकता है कुछ बच्चों को बुरी लग रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात सच है, मैं आपके अंदर एक सच्चा लर्नर जरूर जगा दूंगा। मैं आपके अंदर एक अच्छा पढ़ने वाला इंसान जरूर जगा दूंगा। मैं एक चीज जानता हूं, अगर मैंने आप लोगों के बिहेवियर, इस इंग्लिश को देखने के बिहेवियर को अगर बदल दिया तो मेरे जीवन का मकसद पूरा है। बिल्कुल इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। समझने के तरीके बदलो बेटा। याद रखना, किसी एक पेपर के लिए नहीं आप इसको सीख रहे हो। मैं कई सारे बच्चों को देखता हूँ, वो बच्चे एक बात कहते हैं, भाई ये पढ़ ले पेपर का सिलेक्शन होगा। मेरे को एक बात बताओगे बेटा सोच के, सिलेक्शन के बाद आपको अपनी नौकरी करनी है भाई, 1-2 साल नहीं, 30 साल की नौकरी है। 30 साल तक आपको नौकरी करनी। नौकरी करने के लिए भी तो अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी। वहां उस किताब का सहारा चल पाएगा नहीं, वहां तो ये चलेगा जिसने इसे समझ लिया है। बात गहरी है, जितनी बार इसे सुनोगे ना उतनी बार आपके अंदर एक अच्छा सीखने वाला जागेगा। मैं इसी लिखी हुई बातचीत को एक बार फिर से लिख रहा हूं। हम लोगों ने इससे पहले किसी क्लास के अंदर समझने का काम किया था, और वो बात समझने की थी सिंस या फिर फ्रॉम को, सिंस से लेकर फ्रॉम, फॉर को लेकर। हमने समझा ये दोनों अलग हैं। एक बार देखे तो सही क्या ये अलग हैं। मैं इस बातचीत को समझाने के लिए एक टाइमलाइन आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, बड़े ध्यान से समझने का काम करना। मेरी घड़ी में मान लो मेरी घड़ी में एक समय की सूचना आती है और मेरी घड़ी में समय हुआ 10, ठीक है, और आप सभी जानते हैं ये प्रेजेंट है, ठीक है भाई। ये बात हुई हमारे सामने प्रेजेंट की। मैं अगर यहां से थोड़ा सा रिवर्स में चलने की कोशिश करूं तो भैया ये हमारे सामने समय हुआ 9 PM। थोड़ा रिवर्स में चलने की कोशिश करूं तो ये हमने कहा 8 PM। शौकीन लोग जाग गए हैं 8 PM का नाम सुनते ही, ठीक है। ये जो भी हम लोग रिवर्स में आ रहे हैं सब का सब हमारा पास्ट है। अरे हाँ ना। अब इस लिखे पहले सेंटेंस के मुताबिक कहानी क्या कहती है, थोड़ा ध्यान से समझें। He has been waiting here since 8 PM। अरे भाई हाँ ना, इसका मतलब उस इंसान ने 8 बजे इंतजार करना शुरू किया और 8 बजे से लेकर 10 बजे तक तो इंतजार किया और इंतजार चल रहा है। बोलो हाँ। ये हुआ इस पहले सेंटेंस का मीनिंग, ठीक है बेटा। अब दूसरे सेंटेंस को अगर मैं देखने का प्रयास करूं, लिखा है मेरे सामने for 2 hours। बोल नहीं रहे हो बच्चों, for 2 hours। तो for 2 hours का मतलब मुझे क्या समझ आया, उस इंसान ने 8 बजे से कहानी शुरू की और 10 बजे तक उस इंसान ने इंतजार किया। अरे हाँ ना, कुल मिलाकर सिंस का भी वही मीनिंग है और for का भी मीनिंग वही है। बात में इतना फर्क समझ में आया कि सिंस के साथ जब हम बताने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इसे रिलेट कर रहे हैं। हम इसे क्या कर रहे हैं भाईजान, हम इसे रिलेट कर रहे हैं। और 4 के साथ हम क्या चीज कर रहे हैं, हम इसके अंदर ड्यूरेशन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, ड्यूरेशन। कुल मिलाकर ये हैं दोनों ही एक। अरे हाँ ना, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन समझने के तरीके अलग अलग हैं। अरे हाँ ना, सोचो, ध्यान से समझो। मैं अगर आपको कहूं मैं सुबह 8 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने रिलेट किया है इस टाइम को प्रेजेंट से, सीधे 8 बजे सुबह के। और अगर यही बात मैं कहने की कोशिश करूं, मैं 14 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो सर मैंने अब रिलेट नहीं, मैंने आपको 14 घंटे की ड्यूरेशन बता दी। अगर आप दिमाग लगाना चाहें तो 14 घंटे रिवर्स में आप जाओगे तो भी सुबह के 8 बजे हैं। अरे हाँ ना, तो ये दोनों बातें एक ही होती हैं दोस्तों, ठीक है। यहां तक की बात को अच्छे से खूबसूरत तरीके से पढ़ने की कोशिश करना। अरे तो गलत हो गया, ठीक है, कल की बात आगे हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब किसी को कोई बात कहनी है, सुननी है, तो मैं उसके लिए हाजिर हूं। आ जाओ भाई, किसी को कुछ कहना है, सुनना है तो आ जाओ फटाफट से। अब आपकी इजाजत है, आप जो चीजें कहना चाहें, सुनना, पूछना चाहें, अब आपकी इजाजत है।
चंदन साहब मैं लाइव ही पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। करियर विल पे जो भी टीचर पढ़ाता है वो लाइव ही पढ़ाता है, यहाँ कोई रिकॉर्डेड क्लास का सीन नहीं होता। यहाँ तो आप लोगों के दिलों के अंदर सीधी बातें उतारनी है। चलिए, हरिओम वीडियो को दोबारा से देखो, आपके फिर मूर्खता वाले सवाल शुरू हो गए हैं। हमारा कोई डाउट ग्रुप नहीं है, करियर विल का कोई डाउट ग्रुप नहीं है, हमारा किसी भी डाउट ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर कोई डाउट ग्रुप चल रहा है तो वो सिर्फ एक फ्रॉड है, प्लीज आप उन चीजों से बचें, ठीक है। शाबाश। अपने दोस्तों को इस बात की सूचना दे दीजिएगा कि मेरा अब एक प्रैक्टिस बैच आ रहा है। जिन बच्चों ने पढ़ लिया है वो बैच, प्रैक्टिस बैच आ रहा है, और उस प्रैक्टिस बैच में मैं अभी लेटेस्ट जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सोल्व करने की अप्रोच सिखाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो जो बच्चे उसे ज्वाइन करना चाहें बेशक कर सकते हैं। जो बच्चे पहले भी कहीं पर पढ़ चुके हैं, मेरे साथ जुड़कर अपने लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं, उनका तो मैं स्वागत कर ही रहा हूं। और इसी के साथ साथ आप लोग अगर चाहते हैं, आपके और भी साथी हैं इस कंपटीशन की दुनिया में जो जुड़ सकें, उन सभी का स्वागत है। मेरे साथ साथ आप लोगों के चहेते गगन प्रताप सर भी जहर पिलाएंगे, बहुत प्यारे प्यारे सवालों के लेवल को लेकर आएंगे, ठीक है। और सबसे अच्छी बात करियर विल ने आप लोगों के लिए की है वो है स्टैटिक जीके का आप लोगों का, मैं ठीक कह रहा हूँ सर, स्टैटिक आप लोगों का जो जीके है वो आपका मुफ्त है, मैं ठीक कह रहा हूँ सर, वो आप लोगों के लिए मुफ्त है। करियर विल अपने स्टूडेंट्स के लिए दिन रात एक करता है, करियर विल अपने स्टूडेंट्स के लिए हर संभव प्रयास करता है, ठीक है। हमारा वायदा है आप लोगों के सिलेक्शन के लिए हर कसौटी पर खरा उतरना, और हम हर कोशिश आप लोगों के लिए करते हैं। हमारी तरफ से किसी भी तरीके की कोई भी शिकायत हो तो आप लोगों को एक डाउट पैनल दिया गया है, क्या मैं ठीक कह रहा हूं सर, क्या नाम है उसका, तो वो आप लोगों के लिए है। एक स्टूडेंट का हेल्प डेस्क आप लोगों के लिए दिया गया है, आप उस पर क्लिक करें। टेक्निकल कोई भी इशू है, जैसे बच्चों आप लोग अभी कह रहे हैं कि आपकी किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर स्पीडोमीटर नहीं है, किसी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, जो भी आपको दिक्कतें आती हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर कहते हैं सर क्लास नंबर दैट में, क्लास नंबर दिस में वो चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, मेरे पास उनका इलाज नहीं है। भैया वो टेक्निकल टीम देखती है, आप विश्वास नहीं करेंगे यहाँ पर सैकड़ों लोग बैठे हैं आप लोगों की सेवा में। तीसरी बात, आप लोगों की जितनी भी आप लोगों की वोकैबुलरी की पीडीएफ है वो अपलोडेड है, आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, आप उनको डाउनलोड करें, आप उनको पढ़ें। काफ़ी सारी वोकैबुलरी पर तो मैं काम करूंगा और काफ़ी सारी वोकैबुलरी आप चाहें तो खुद भी याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो मुझे लगता है कि सफ़र आज के लिए इतना ही, यहाँ तक कहानी पढ़कर आएंगे, कल का बहुत खूबसूरत सफ़र होगा। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट।